हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समसामयिक घटनासार करंट अर्थवार्ष की 2022 मैगजीन की, जिसमें अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स दे रखा है। ये इस बुकलेट का, इस मैगजीन का छठा वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं विविध की। विविध बोले तो इसमें हम बात करेंगे चर्चित व्यक्ति की, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन अभियान, सम्मेलन, मेले, महोत्सव, बैठकें, समिति, आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा, प्रतिरक्षा, नवीनतम पुस्तकें। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे कंपटीशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम के ऊपर बात करना। पहला है चर्चित स्थल, और सबसे पहले बात की गई है दासपारा की। त्रिपुरा के चारलिम निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरी वज्रापुर के दासपारा को 3 सितंबर 2022 को भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। ठीक है, पहला बायो विलेज घोषित किया गया है दासपारा को। ठीक है, इस गांव को पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर 64 परिवारों की बस्ती के रूप में विकसित किया गया है। प्राकृतिक आधारित जीवन शैली और आजीविका का पालन करने वाले सभी निवासियों के साथ गांव को बदल दिया गया है। नेक्स्ट है, गांव के किसानों ने कृषि गतिविधियों के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने का भी निर्णय लिया है। दासपारा पहले जैव गांवों में से है जिसे त्रिपुरा में परिकल्पित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है गोपा भूमि विवाद, जो कि कारगिल में है। लद्दाख के बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल जिलों के बीच 5 दशक से तनाव का कारण रहा गोपा भूमि विवाद दोनों समुदायों की सहमति के बाद सुलझा लिया गया है। वर्ष 1969 में एक सरकारी आदेश के तहत लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को आवंटित जमीन पर अब सर्वसहमति से गोपा का निर्माण किया जा सकेगा। 53 वर्ष पुराने इस विवाद को कारगिल डेमोक्रेट अलायंस और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने 4 सितंबर 2022 को सुलझा लिया है। नेक्स्ट, नागालैंड। अगस्त 2022 में 119 वर्षों बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। 1903 में दीमापुर के रूप में पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन के बाद 2022 में राज्य के सोकबी में दूसरे स्टेशन को चालू किया गया। असम के गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागुन के बीच चलने वाली प्रतिदिन डोनी पोलो एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को अब सोकुबी तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, ग्वालियर। हाल ही में ग्वालियर रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया है। फसाई को ईट राइट अभियान के अंतर्गत देशवासियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट है वाराणसी। 15 जुलाई 2022 को संघाई सहयोग संगठन एसईओ के महासचिव झांग मिंग ने बताया कि भारत के वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए एसईओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कोझिकोड। केरल के कोझिकोड में एचडीएफसी बैंक ने 18 अगस्त 2022 को अपनी पहली महिला शाखा का संचालन प्रारंभ किया है। सिमलीपाल। ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य में हाल ही में दुर्लभ काले बाघ देखे गए हैं, जिन्हें मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा 29 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर दुर्लभ काले बाघ वाला वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया था। नेक्स्ट है कर्माझिरी अभयारण्य। मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2022 में पेंच टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्र को मिलाकर एक नए कर्माझिरी अभयारण्य का गठन किया है।
इस अभयारण्य में सिवनी जिले का 1410.42 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। यह राज्य का 24वां अभयारण्य है। नेक्स्ट है मैनपुरी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में गणेशपुर नाम से एक गांव में खेत के एक टीले को समतल करने के दौरान चल रही खुदाई में बड़ी मात्रा में तांबे के शस्त्र जून 2022 में मिले हैं। तांबे के इन शस्त्रों में तलवारें, भाले व त्रिशूल आदि शामिल है, जिन पर जंग लगी हुई है। प्रारंभिक आकलन में यह शस्त्र लगभग 4000 वर्ष पुराने माने जा रहे हैं। पुरातात्विक महत्व के इन शस्त्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है तथा इन पर शोध किया जा रहा है। नेक्स्ट है दीमा हसाओ, असम। असम के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार और घड़ों, ठीक है, मेगालिथिक स्टोन जार्स की हाल ही में खोज हुई है। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान आकृष्ट किया है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हैं। शोध पत्र एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम स्टोन जार साइट्स ने 3 अलग-अलग आकार के जार का दस्तावेजीकरण किया है। फिर है नुचू बंगलो नामक इस साइट में 546 जार की खोज की गई है। एशियन आर्कियोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार असम के अलावा लाओस और इंडोनेशिया में भी इस तरह के जार खोजे गए हैं। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। हरियाणा के सैंधवकालीन पुरास्थल राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा पिछले 32 वर्षों से हो रही खुदाई के दौरान हाल ही में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। यह ASI की अब तक की सबसे बड़ी खोज है। इस फैक्ट्री के साथ घरों की संरचना, एक रसोई परिसर के अवशेष भी मिले हैं। ASI ने पिछले 2 महीने से राखीगढ़ी में हजारों मिट्टी के बर्तन, शाही मुहरे और बच्चों के खिलौने सहित कई चीजें खोजी हैं, जो सभ्यता के विकास की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चर्चित व्यक्ति की। सबसे पहले बात की गई है अभिजीत सेन। अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का 72 वर्ष की अवस्था में 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया। 2004 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य रहे अभिजीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देश के अग्रणी विशेषज्ञों में से थे। वह कैम्ब्रिज के ऑक्सफोर्ड में तथा दिल्ली के JNU में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके थे। नेक्स्ट है आशीष धवन। कंजर्वेशन फाउंडेशन के संस्थापक CEO और भारतीय परोपकारी आशीष धवन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अगस्त 2022 में अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल किया है। आशीष अशोका विश्वविद्यालय और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। यह फाउंडेशन भारत में बच्चों के लिए एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य करने वाला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है मैन ऑफ द होल। ब्राजील के वर्षावन में 26 वर्ष तक अकेले रहने वाला अपने जनजाति कबीले का आखिरी व्यक्ति की हाल ही में मौत हो गई है। जंगल में वह जानवरों को पकड़ने और खुद को छिपाने के लिए गहरे गड्ढे खोदता था, इसलिए उसे मैन ऑफ द होल नाम दिया गया है। इसका शव 23 अगस्त 2022 को उसकी झोपड़ी के सामने मिला। नेक्स्ट है साइरस मिस्त्री। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का 4 सितंबर 2022 को मुंबई के निकट एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। 54 वर्षीय मिस्त्री की मर्सिडीज कार अहमदाबाद से मुंबई लौटते समय सूर्या नदी पर बने पुल के डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2011 में मिस्त्री को रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। इससे पहले वे प्रमुख कारोबारी समूह सापूरजी पोलोंजी मिस्त्री कंपनी से जुड़े थे। 4 जुलाई 1968 को मुंबई में जन्मे साइरस के पिता पोलोंजी मिस्त्री बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। मिस्त्री के पास आयरलैंड की नागरिकता थी। उनकी मां आयरलैंड मूल की निवासी थी। साइरस मिस्त्री के पिता पोलोंजी मिस्त्री का 93 वर्ष की अवस्था में 28 जून 2022 को मुंबई में निधन हो गया।
फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम चर्चित से प्रसिद्ध पोलोंजी मिस्त्री सापूरजी पोलोंजी ग्रुप के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचोव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का 30 अगस्त 2022 को 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने बिना खूनी संघर्ष के शीत युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि सोवियत संघ के पतन को रोकने में वे असफल रहे थे। 2 मार्च 1931 को एक गरीब परिवार में जन्मे गोर्बाचोव यूएसएसआर के अंतिम नेता थे। अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण समझौते के कारण इन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोर्बाचोव को ग्लास नोस्त मतलब अभिव्यक्ति की आजादी की नीति का समर्थन और पेरेस्ट्रोइका मतलब आर्थिक पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है। इन नीतियों की स्थापना के पीछे गोर्बाचोव का उद्देश्य सोवियत रूस के सरकारी संस्थानों एवं क्रियाकलापों में खुलेपन एवं पारदर्शिता को बढ़ाना था। नेक्स्ट है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। ज्योतिर्मठ एवं द्वारका शारदा विद्यापीठेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 11 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन हो गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 99 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। आश्रम में ही स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को 12 सितंबर को समाधि दे दी गई। स्वामी स्वरूपानंद 1950 में दांडी सन्यासी बन गए थे। उन्होंने गुजरात स्थित शारदा पीठ के स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली थी और इसके बाद उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाना गया। उन्होंने शंकराचार्य की उपाधि 1981 में मिली और वे द्वारका शारदा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। इनका बचपन का नाम पोथीराम उपाध्याय था। नेक्स्ट मुकुंद नरवणे। हाल ही में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया। यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने उन्हें व्यक्तियों को वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा पुरस्कार प्रदान किए जिन्होंने अमेरिका एवं भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ साथ अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव जिम मैटिस को भी लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है देव सहायम पिल्लई। ये कौन है? 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहायम को जन्म के 300 वर्ष बाद 15 मई 2022 को वेटिकन में पोप फ्रांसिस के द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई। देव सहायम पिल्लई पहले भारतीय आम आदमी हैं जिन्हें पोप ने संत घोषित किया है। देव सहायम का जन्म 23 अप्रैल 1712 में एक हिंदू नायर परिवार में कन्याकुमारी स्थित नट्टलम में हुआ था, जो त्रावणकोर राज्य का हिस्सा था। इनका मूल नाम निकंद पिल्लई था। इन्होंने 1745 ईस्वी में ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद अपना नाम लेजा रूस रखा था। 14 जनवरी 1752 में देव सहायम को गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट है प्रियंका मोहिते। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने मई 2022 में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा 8091 मीटर पर भी चढ़ाई की थी, जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। मोहिते ने 2013 में माउंट एवरेस्ट, 2018 में माउंट लोत्से, फिर है 2016 में माउंट मैकाल और माउंट किलिमंजारो की भी जो चढ़ाई थी वो पूरी की थी। नेक्स्ट पंडित शिव कुमार शर्मा। संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में 10 मई 2022 को दिल का दौरा पड़ने में
पड़ने से 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। जम्मू में 1938 में जन्मे शिव कुमार ने 1956 में पहली बार फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए संगीत दिया था। नेक्स्ट, बबीता सिंह। अप्रैल 2022 में सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया। किरण माजुमदार शॉ, बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण माजुमदार शॉ 23 मार्च 2022 को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग RSE के फेलो के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है नवीनतम नियुक्ति, मुकुल रोहतगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को भारत का 14वां महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल AG के रूप में नियुक्त किया है। रोहतगी इससे पूर्व जून 2014 में भी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे और जून 2017 तक इस पद पर कार्य किया था। इस पद पर मुकुल रोहतगी ने 30 सितंबर 2022 को सेवा मुक्त हो रहे के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है प्रताप पवार। मराठी अखबार सकल समूह के चेयरमैन प्रताप राव को सर्वसम्मति से 16 सितंबर 2022 को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष चुना गया। उनकी नियुक्ति वर्ष 2022-23 सत्र के लिए की गई है। सत्येंद्र प्रकाश। जुलाई 2022 में सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर उन्होंने जगदीप भटनागर का स्थान लिया है। सुरेश एन पटेल ने 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के पद की शपथ ग्रहण की। इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। रुचिरा कंबोज। भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अधिकारी रुचिरा कंबोज ने 4 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने इस पद पर TS तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। रुचिरा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की पहली स्थायी महिला दूत बनी हैं। रुचिरा 1987 सिविल सेवा बैच की टॉपर थी। नेक्स्ट है समीर V कामत। प्रसिद्ध वैज्ञानिक समीर V कामत को 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग की सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कामत ने G सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। रंजीत रथ। 2 अगस्त 2022 को रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। पेशे से भूवैज्ञानिक रंजीत ने सुशील चंद्र मिश्र का स्थान लिया है। OIL में यह पद ग्रहण करने वाले रथ सबसे युवा अधिकारियों में से एक है। नेक्स्ट है रविंदर टक्कर। रविंदर टक्कर क्या है? वोडाफोन आइडिया V के निदेशक मंडल ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर टक्कर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। टक्कर ने 19 अगस्त 2022 को हिमांशु कपालिया की जगह अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट KV सुब्रमण्यम। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष 2022 में नियुक्त किया गया है। KV सुब्रमण्यम ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत S भल्ला का स्थान लिया है। नेक्स्ट अल्केश कुमार शर्मा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश को हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में नियुक्त किया है। 10 सदस्यीय इस पैनल में प्रौद्योगिकी पर गुटेरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जस्टिस UU ललित। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं ने 27 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति
उमेश ललित को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। जस्टिस ललित ने सीजेआई एनवी रमन का स्थान, रमन्ना नाम इनका, एनवी रमन्ना का स्थान लिया है। इनका इस पद पर कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक केवल 74 दिन के लिए रहा। ठीक है, अब तो डीवाई चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। न्यायमूर्ति ललित को 2014 में सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था। इनसे पूर्व 1971 में जस्टिस एस.एम. सीकरी देश के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो सीधे बार से आए थे। नेक्स्ट है इन्नारासु करुणेसन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक बंदरगाह मंच इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ने भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए एन्ना रासू को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। एन्ना रासू एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जिनके पास समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक कार्य करने का अनुभव है। नेक्स्ट है अनुराग शर्मा। कनाडा के हैलीफैक्स में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत के अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया। अनुराग शर्मा उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। नेक्स्ट है रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अर्जेंटीना के पाब्लो रियोस और भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह UNMOGIP के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट है थल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्बी को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR की पहली महिला महानिदेशक अध्यक्ष 2022 में नियुक्त किया गया। CSIR देश भर में 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है। लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट कार्यों के लिए प्रख्यात कलाई सेल्वी का इस पद पर कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इन्होंने नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके नाम पर 125 से अधिक शोध पत्र और 6 पेटेंट हैं। नेक्स्ट है इंदरमीत गिल। भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हुई है। इस पद पर नियुक्त होने वाले गिल दूसरे भारतीय हैं। इससे पूर्व कौशिक बासु 2012 से 2016 तक इस पद पर कार्यरत थे। गिल को मुख्य अर्थशास्त्री के साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। गिल का ग्रोथ, गरीबी, इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर सरकारों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। नेक्स्ट है रंजना प्रसाद देसाई। उच्चतम न्यायालय की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को 3 जून 2022 को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने इंद्रमौली कुमार का स्थान लिया है। नेक्स्ट है आदिल सुमरीवाल। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में आदिल सुमरीवाल को भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अंतरिम अध्यक्ष चुना। इन्होंने नरेंद्र ध्रुव बत्रा का स्थान लिया है जिन्होंने 18 जुलाई को पद से त्यागपत्र दे दिया था। DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। महेंद्र N साह। 24 अगस्त 2022 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDPC ने महेंद्र N साह को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक रहेगा। डॉक्टर देवाशीषा मोहंतो। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर देवाशीष मोहंतो को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII का नया निदेशक नियुक्त किया है। अल्केश कुमार शर्मा। वरिष्ठ IAS अधिकारी अल्केश कुमार को अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इंटरनेट गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल में भारतीय अधिकारी नियुक्त किया है। राजीव कुमार को भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है।
1984 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार ने 14 मई 2022 को सुशील चंद्रा की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। राजीव कुमार ने वर्ष 2022 में चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को मई 2022 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष 5 अप्रैल 2022 को नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 को जनरल मनोज पांडे ने मनोज मुकुंद नरवणे से 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। पहली बार सेना के इंजीनियर कोर के किसी अधिकारी को थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। जनरल पांडे इसी वर्ष फरवरी में थल सेना के उप प्रमुख बने थे। नेक्स्ट है आर सुमन के बैरी। 22 अप्रैल 2022 को सुमन के बैरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुमन के बैरी ने 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। बेरी ने इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया है। A.K. सूद। भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में A.K. सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA नियुक्त किया है। इन्होंने प्रोफेसर के विजय राघवन का स्थान लिया है, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सूद भौतिक विज्ञानी होने के साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। ये ग्रेफीन पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भौतिकी के विशिष्ट प्रोफेसर थे। अब बात करते हैं ऑपरेशन और अभियान की। सबसे पहले बात की गई है पिच ब्लैक 2022। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के नेतृत्व में एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्विन वायुसेना के ब्रैडशॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया और एला मेरे एयर वेपन्स रेंज पर आयोजित किया गया। ठीक है, पिच ब्लैक 2022 किसके बीच में होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है और भी सारी कंट्रीज इसमें 17 से अधिक देशों के लगभग 2500 सैन्य कर्मी और लगभग 100 विमान आक्रामक काउंटर एयर OCA और रक्षात्मक काउंटर एयर DCA ने युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस अभ्यास में भारत, जर्मनी, फ्रांस, UAE, मलेशिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, कोरिया, गणराज्य, UK, फिलीपींस, थाईलैंड, कनाडा और नीदरलैंड ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है अल-जाफौर, भारत और ओमान। ठीक है, भारत और ओमान की सेनाओं के बीच 18 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है क्या? 18 से उल्टा दिखा रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये डेट थोड़ा गड़बड़ है। बाकी भारत और ओमान तो आप याद करके रखो। राजस्थान के पोखरण के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अल-जाफौर नामक सैन्याभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में ओमान पैराशूट रेजिमेंट 60 कर्मियों वाली शाही सेना की टुकड़ी और भारतीय सेना की ओर से 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीकी एवं प्रक्रियाओं के आयोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है गगन स्ट्राइक। भारतीय सेना के पराक्रम और कौशल के प्रदर्शन हेतु खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब के पटियाला में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक में सितंबर 2022 में हिस्सा लिया। अभ्यास में शामिल थल सैनिकों के समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। अभ्यास में जमीनी बलों के मशीनीकृत स्तंभों के साथ
समन्वय करते हुए हेलीकॉप्टरों के सटीक हमलों का प्रदर्शन भी किया गया। यह अभ्यास कॉम्बैट एलिमेंट के बीच तालमेल हासिल करता और इसका उद्देश्य भारतीय सेना की बेहतर आक्रामक क्षमता को बढ़ाना है। विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यास में अपाचे 64E और आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टरों WSI को समक्ष शस्त्र वितरण मंचों के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट है एक्स विनवैक्स 2022। भारत और वियतनाम के बीच होता है ये। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनवैक्स 2022 का आयोजन भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में 1 से 20 अगस्त 2022 के बीच किया गया। इस अभ्यास में दोनों देशों की थल सेनाओं ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेना के इंजीनियर और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर केंद्रित था। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट है MPX 2022। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच 29-30 जुलाई 2022 को आपसी तालमेल के परीक्षण हेतु उत्तरी अटलांटिक महासागर में नौसैनिक अभ्यास MPX कूट नाम से किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज INS तर्कस तथा फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर MFS सोम्मे ने हिस्सा लिया। इसके अलावा समुद्री निगरानी विमान फाल्कन 50 के साथ संयुक्त हवाई संचालन किया गया। एक्स स्काई लाइट। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में एक्स स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना था। भारतीय सेना 2025 तक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपना मल्टी बैंड समर्पित उपग्रह रखने की तैयारी कर रहा है। सेना को समर्पित GSAT-7B उपग्रह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह है जिसे उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रज प्रहार। भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों द्वारा ब्रज प्रहार 2022 युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण 8 अगस्त से 29 अगस्त 2022 के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में अमेरिकी दल का नेतृत्व USA स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप SFG और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन के जवानों ने तथा भारतीय दल का नेतृत्व पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो ने किया। नेक्स्ट है उदार शक्ति। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच अगस्त 2022 में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के अवसरों में वृद्धि करना है। भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में Su-30 MKI और C-17 विमानों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट 2022। 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की हिस्सेदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में 6 से 19 जून 2022 को संपन्न हुआ। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्क्वाड्रन की एक टुकड़ी ने किया। 14 दिन के इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के बीच सैन्य सहयोग का विकास करने के साथ साथ इन देशों में सशस्त्र बलों के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करना था। 28वां रिम-पैक 2022। विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक रिम-पैक RIM-PAC 2022 में भारत भी इस वर्ष शामिल हुआ है। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 26 देशों का यह द्विवार्षिक नौसैनिक संयुक्ताभ्यास हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर 29 जून 2022 को शुरू हुआ और 4 अगस्त 2022 तक चला। इस गहन संचालन एवं प्रशिक्षण अभ्यास में भारत का युद्धपोत INS सतपुड़ा शामिल हुआ। इस अभ्यास में 38 सर्कस
सैनिक जहाज, 4 पनडुब्बियों, 9 राष्ट्रीय थल सेना, 117 से अधिक विमान और लगभग 25,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का मुख्य विषय था कैपेबल एडाप्टिव पार्टनर्स। नेक्स्ट है सी गार्डियन 2। चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच 10 से 13 जुलाई 2022 को शंघाई के निकट एक सैन्य बंदरगाह वुसोंग पर यह नौसैनिक अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य समुद्री खतरे का सामना मिलकर करने की क्षमता विकसित करना था। युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने 20 देशों का 2 संयुक्त युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास 1 से 27 मई तक आयोजित किया जाएगा। ये अभ्यास पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है NATPOLREX 8। 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATPOLREX 8 के 8वें संस्करण का आयोजन गोवा के मोर्मुगांव बंदरगाह पर किया गया। NATPOLREX 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत SACEP समझौता ज्ञापन के तत्वाधान में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना में निहित प्रतिक्रियाओं और दिशा निर्देशों को मान्य करना है, जिसमें भारत एक सदस्य राज्य है। इस अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक तथा श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाज शामिल थे। कृपाण शक्ति। अप्रैल 2022 में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इस अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया। नेक्स्ट है योजना और परियोजना। जितनी भी स्कीम्स है उसके बारे में दे रखा है यहाँ पर। मिशन वात्सल। महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009 से 2010 से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल, पूर्ववर्ती नाम एकीकृत बाल संरक्षण योजना, जिसे 2017 में बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम दिया गया था, को 2021-22 में मिशन वात्सल के रूप में नामित किया गया है। इस योजना को लागू करने को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश 5 जुलाई 2022 को जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने इस योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्यों के शासित प्रदेशों के प्रशासकों से वर्ष 2022-23 के लिए इस संबंध में वित्तीय नियम दिशा निर्देशों के आधार पर अपने वित्तीय प्रस्ताव और योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है। मिशन वात्सल का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए सहायता प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें उनका पूर्ण विकास संभव हो सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। मिशन वात्सल अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों को परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ इस योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसे 60:40 के अनुपात में फंड शेयरिंग पैटर्न के साथ राज्य और केंद्र सरकारों के प्रशासन के साथ साझेदारी में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों
तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यूटी के लिए यह अनुपात 90:10 होगा। बिना विधानसभा वाले यूटी में यह 100% केंद्र प्रायोजित होगा। एक राज्य एक उर्वरक योजना। केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और काला बाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत उर्वरक कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी, जबकि शेष 2/3 भाग पर भारत ब्रांड और पीएमबीजेपी प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और एनपीके एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे तथा उर्वरक की बोरियों पर दर्ज लोगों से स्पष्ट होगा कि यह खाद केंद्रीय सब्सिडी वाली है। यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होगा। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शिक्षण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई पहल की घोषणा करी। इस योजना को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही 27,360 करोड़ रुपए की लागत से 2022 से 2027 के बीच स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। यह योजना नई शिक्षा नीति के लिए एक प्रयोगशाला होगी। इसके पहले चरण के अंतर्गत कुल 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल होंगे जहां पर शिक्षा प्रदान करने का तरीका आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र होगा। यहाँ शोध उन्मुख ज्ञान आधारित शिक्षा पर बल दिया जाएगा। योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चुने हुए स्कूलों में नवीनतम तकनीकी स्मार्ट क्लासरूम, खेल समेत अन्य आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। थ्योरी काफ़ी अच्छी है। आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, हमने भी एग्ज़ाम दिया होगा, और इतनी घटिया कुर्सी मेज होती हैं कि मतलब गोले भरते भरते कभी कभी छेद हो जाता है। और यहाँ पे हम कितनी मतलब आधुनिकीकरण की पूरी जितनी क्या बोलना चाहिए, जितनी श्रृंगार लगा सकते हैं वो हम सब श्रृंगार लगा के पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्माइल 75। क्या है स्माइल 75? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा अगस्त 2022 में आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु स्माइल 75 पहल शुरू की है। स्माइल का अर्थ है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से स्माइल 75 इनिशिएटिव नामक स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, फिर वही लिख दिया, इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस के अंतर्गत 75 नगर निगमों की पहचान, भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना लागू करने के लिए की गई है। इस राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कार्यक्रम में चिन्हित किए गए 75 नगर निगम भिक्षावृत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रख्यात गैर सरकारी संगठन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से शामिल हुए हैं। स्माइल 75 पहल के तहत गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से 75 नगर निगम भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से कवर करेंगे, जिनमें परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025 से 2026 तक के वर्षों के लिए मुस्कान परियोजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस परियोजना के माध्यम से मंत्रालय भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों का समग्र पुनर्वास करने के लिए एक समर्थन तंत्र विकसित करने और एक ऐसे भारत का निर्माण करने की परिकल्पना करता है
जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर ना हो। स्माइल 75 का उद्देश्य हमारे शहरों, कस्बों, नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना और विभिन्न हितधारकों के समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट पीबीए 1959 के अनुसार भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भीख मांगना एक आपराधिक कृत्य है। नेक्स्ट है निपुण योजना। 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नामक एक अभिनव परियोजना की शुरुआत करी है। निपुण पहल का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए कार्य करना है। निपुण परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन DAI-NULM की अपनी मुख्य या प्रमुख योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की एक पहल है और इस पहल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को विदेशों में भी काम करने के अवसर मिलते हैं। यह पहल निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर और उनके कौशल में विविधता लाकर उन्हें अधिक कुशल और सक्षम बनाएगी। निपुण परियोजना निर्माण श्रमिकों को बेहतर नौकरी का विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। निर्माण क्षेत्र वर्तमान में सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की राह पर है और इसके लिए आगामी वर्षों में 45 मिलियन से अधिक योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आयोग और समिति की। सबसे पहले बात की गई है सुब्रमण्यम समिति की। 5 अगस्त 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति में विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों और आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य होंगे। यह सलाहकार समिति निवेश और वित्तीय मामलों में विदेशी निवेशकों से जुड़े मुद्दों पर परामर्श देंगे, उपलब्ध निवेश अवसरों की समीक्षा करने जैसे कार्य करेगी। नेक्स्ट है द्वितीयक इस्पात पर सलाहकार समिति। 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में द्वितीयक इस्पात पर सलाहकार समिति का गठन किया गया क्योंकि देश में द्वितीयक इस्पात के उत्पादन में निरंतर कमी हो रही है। द्वितीयक इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रयोग कोल्ड रोल्ड उत्पादों, पाइप, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड और रंग लेपित स्टील में किया जाता है। नेक्स्ट है एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समिति का गठन। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति में सदस्यों की संख्या 26 है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हैं। नेक्स्ट है केवी कामत समिति। 16 जून 2022 को सेबी के द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष केवी कामत की अध्यक्षता में किया गया। सलाहकार समिति में 20 सदस्य होंगे। समिति भारत में हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास और विनियमन से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगी। सुरेश प्रभु समिति। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। समिति में देश के विभिन्न हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति प्रधानमंत्री मोदी की सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए बनाई जा रही है। नेक्स्ट है मरम्मत के अधिकार पर पैनल का गठन। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के
अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त सचिव निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन हाल ही में किया है। समिति के सदस्यों में अनुपम मिश्र, संयुक्त सचिव DOCA, न्यायमूर्ति परमजीत सिंह धालीवाल, GS वाजपेयी, चांसलर राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटियाला, अशोक पाटिल, उपभोक्ता कानून और व्यवहार के अध्यक्ष तथा ICEA SIAM उपभोक्ता कार्यकर्ताओं और उपभोक्ता जैसे हितधारकों के सदस्य समूह समिति में शामिल हैं। समिति की पहली बैठक 13 जुलाई 2022 को हुई। समिति के सुझावों पर बनने वाले राइट टू रिपेयर कानून के तहत कंपनी ग्राहक के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकती। इस कानून के आने के बाद कंपनियों को किसी सामान के नए पार्ट्स के साथ साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होंगे। भारत में मरम्मत के अधिकार के लिए एक ढांचा तैयार करने का उद्देश्य स्थानीय उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों को सशक्त बनाना है, मूल उपकरण निर्माताओं और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच वाणिज्यिक सामंजस्य बनाना है। अब बात करते हैं प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और त्योहार की। सबसे पहले बात की गई है वर्ल्ड डेयरी समिट IDF WDS 2022। 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया। समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत 100% पशुओं को मुंहपका, खुरपका और ब्रूसलासिस की वैक्सीन लगवाएगा। यह समिट वैश्विक डेयरी क्षेत्र की एक वार्षिक बैठक है जिसमें दुनिया भर से लगभग 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस समिट की थीम क्या थी? आजीविका और पोषण के लिए डेयरी। ठीक है, वर्ल्ड डेयरी समिट की थीम क्या थी? आजीविका और पोषण के लिए डेयरी। भारत ने इससे पूर्व 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। 25 से 27 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स। नेक्स्ट है स्टॉकहोम +50 सम्मेलन 2022। 2 से 3 जून 2022 को स्टॉकहोम +50 का आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया। यह मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र UN सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है कि 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मेजबानी में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। इंग्लिश में इसका है अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972 के मध्य स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक 2022। 24 अगस्त 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बैठक में रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई। नेक्स्ट है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022। 29 अगस्त 2022 को वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड एंड होम्योपैथी का पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य होम्योपैथिक चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की इस होम्योपैथी की प्रणाली को शिक्षित करना और बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन का विषय जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां था। ठीक है, इसका शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां। नेक्स्ट है पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022। साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में 10 से 11 सितंबर 2022 को पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश भर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, युवा वैज्ञानिक और छात्रों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। नेक्स्ट है हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 सितंबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन पोत, पत्तन, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विश्व कार शिखर सम्मेलन 2022। 10 जून 2022 को ILO द्वारा जिनेवा में विश्व कार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? कई वैश्विक संकटों से निपटना, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति और लचीलापन को बढ़ाना। नेक्स्ट है बायो एशिया 2023। 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में किया जाएगा। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीव विज्ञान मंच है। इस आयोजन का मुख्य विषय क्या है? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन शिमला में 16 से 18 जून 2022 को हुआ। देश विदेश के 400 से अधिक साहित्यकारों, फिल्मकारों, पत्रकारों व अनुवादकों ने इसमें भाग लिया। देश के वरिष्ठ रचनाकारों के साथ साथ संवाद का अवसर युवा साहित्यकारों को इस महोत्सव में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय COP15 2022। ये कहाँ हुई? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आइवरी कोस्ट डी आइवर पश्चिमी अफ्रीका के एबिजान शहर में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के 15वें सत्र को संबोधित किया। COP15 मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण और सूखे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका आयोजन 9 मई से 20 मई 2022 के बीच में किया गया। COP15 2022 की थीम क्या थी? लैंड लाइफ लेगेसी, फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। यह अभिसमय ग्लोबल लैंड आउटलुक के दूसरे संस्करण के निष्कर्षों पर आधारित और भूमिक्षरण, जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता के नुकसान की परस्पर जुड़ी चुनौतियों के लिए एक ठोस प्रतिक्रिया प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने जमीन को रेतीला होने से रोकने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के समझौते COP14 सम्मेलन की मेजबानी की थी। यह सम्मेलन नई दिल्ली में 2 सितंबर से 1 सितंबर 2019 तक आयोजित किया था। भारत मौजूदा समय में इसका अध्यक्ष है। नेक्स्ट है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल 2022 को भोपाल में 2 दिवसीय 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस कांग्रेस का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करी। नेक्स्ट है जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 मई तक पुणे में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस सम्मेलन में व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। यह एक वैश्विक संगठन है जो जैन समुदाय को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। अब बात करते हैं साइंस और टेक की, विज्ञान प्रौद्योगिकी की। 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में बनाए गए स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड ने 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिजाइन और विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार से हाल ही में पेटेंट प्राप्त किया है। कंपनी द्वारा विकसित अग्निलेट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जिसे पूरी तरह से देश में डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। अग्निकुल कॉस्मॉस ने
अपना मोबाइल लॉन्च पैड भी विकसित किया है जो इसे किसी भी बंदरगाह से रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति देता है। स्टार्टअप अग्निकुल की स्थापना 2017 में रविचंद्र और संचालन विशेषज्ञ मोइन एसपीएम ने की थी। कंपनी ने एक बयान में दावा किया है कि वह अग्निकुल कॉस्मोस रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली पहली कंपनी बन गई है जिसे 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके हार्डवेयर के एक टुकड़े के रूप में मुद्रित किया जा सकता है। कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्र ने कहा कि अग्निलेट को हार्डवेयर के एक टुकड़े के रूप में डिजाइन करना आसान काम नहीं रहा है, लेकिन हमारी टीम ने इसे करके दिखाया है। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया। भारत के पहले 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया का विकास हैदराबाद के शोधार्थियों के द्वारा किया गया। एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सॉल्यूशन एंड माक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ताओं के द्वारा मानव दाता कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया को विकसित किया गया है। इसका परीक्षण अगस्त 2022 में खरगोश पर किया गया, जहां एक खरगोश की आंख में इसका प्रत्यारोपण किया गया। 3D प्रिंटेड कॉर्निया को मानव आंख से प्राप्त डीसेलुलाइज्ड कॉर्नियल टिश्यू मैट्रिक्स और स्टेम सेल निकाल कर बायोमिमेटिक हाइड्रोजेल से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है रोशनी। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी द्वारा एक लालटेन विकसित की गई है। यह भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन है जिसे रोशनी नाम दिया गया है। इसमें लगे एलईडी लैंप में विद्युत आपूर्ति के लिए एक विशेष प्रकार से डिजाइन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के खारे जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग देश के भीतरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है क्योंकि इस लालटेन में खारे पानी अथवा नमक मिश्रित सामान्य पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह तकनीकी लागत प्रभावी तथा संचालन में व्यवहार्य है। इससे देश भर में एलईडी बल्ब वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई उजाला योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक। जापान ने दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक विकसित की है। 15 सितंबर 2022 को अमेरिका में एक ऑटो शो के दौरान इसने उड़ान भरी। इसे बनाने वाली कंपनी एयरविंस ने के अनुसार 10 मिनट तक 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। पेट्रोल ईंधन वाली इस बाइक का नाम ट्यूरिज्मो होवर बाइक रखा गया है। $777,000 6 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। इस बाइक को तैयार करने में एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस तकनीक में प्रोपेलर्स का प्रयोग किया जाता है ताकि बाइक हवा में संतुलित बनाए रखें। बाइक में इसके लिए चारों तरफ प्रोपेलर्स लगाए गए हैं जो इसे उड़ने में मदद करते हैं। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.1 या आई क्या 1 होगा पर प्रभावी वैक्सीन को मंजूरी। 15 अगस्त 2022 को ब्रिटेन ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.1 पर प्रभावपूर्ण वैक्सीन विवालेंट को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को फार्मा कंपनी मॉडर्ना यूएसए ने विकसित किया है। इसे ब्रिटेन की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन रेगुलेटरी एजेंसी ने मंजूरी दी है। विवालेंट वैक्सीन को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में देने हेतु मंजूरी दी गई है। वैक्सीन की खुराक 50 माइक्रोग्राम की है। नेक्स्ट है फ्यूल फ्लिप एनर्जी ने विकसित किया भारत का पहला एयर गैस मिक्सचर। फ्यूल फ्लिप एनर्जी एयर गैस मिक्सचर का निर्माण करने वाली पहली कंपनी है। यह एक ऐसा उत्पाद जो वर्षों से अधिक समय से दोहरे ईंधन प्रणालियों के उपयोग और स्थापना के साथ पूर्ण अनुसंधान और विकास के बाद भारत में बना है। कंपनी ने डीजल जनरेटरों के लिए दोहरे ईंधन रूपांतरण प्रणाली को सक्षम करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को विकसित किया था। फ्यूल फ्लिप का उद्देश्य स्वच्छ हवा प्रदान करना और डीजल जनरेटर के उपयोग के कठोर पर्यावरण प्रभावों को कम करना है। नेक्स्ट है भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीएचसी का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया। यह कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का भी के तहत NIMHANS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के सहयोग से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगों का निदान, उपचार और संदर्भ और अनुवृत्ति कार्रवाई करने तथा परामर्श, फिजियोथेरेपी, पुनर्वास और विकलांगता लाभों सहित बहुविषयक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए नोडल केंद्रों के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। इसरो द्वारा IAD तकनीकी का सफल परीक्षण 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इनफ्लेमेबल एरोडायनेमिक डिसेलेरेटर IAD तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो खर्च चरण वसूले स्पेस स्पेंड स्टेज रिकवरी में आने वाली लागत को प्रभावी रूप से कम करता है और अन्य ग्रहों पर सुरक्षित रूप से पेलोड लैंडिंग में सहायता कर सकता है। इस IAD को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया। इनफ्लेमेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर IAD वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को धीमा करने का कार्य करता है। IAD को शुरू में मोड़कर रॉकेट के पेलोड वे के अंदर रखा गया। लगभग 84 किलोमीटर की ऊंचाई पर IAD में गैस भरी गई और यह एक साउंडिंग रॉकेट के पेलोड भाग के साथ वायुमंडल के माध्यम से नीचे उतरा। IAD ने एरोडायनेमिक ड्रैग के माध्यम से पेलोड के वेग को व्यवस्थित रूप से कम कर दिया और अनुमानित प्रक्षेप वक्र, ठीक है, प्रेडिक्ट ट्रेजेक्ट्री का पालन किया। प्रेडिक्ट ट्रेजेक्ट्री बेंगलुरु स्थित स्पेस एजेंसी के अनुसार स्पेस एप्लीकेशंस के विभिन्न प्रकारों के IAD में मंगल या शुक्र पर पेलोड उतारने, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए आवास बनाने जैसी अपार संभावनाएं हैं। रोहिणी साउंडिंग रॉकेटों का प्रयोग भारत और विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नियमित रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टेमिस 1 मिशन का प्रक्षेपण तकनीकी त्रुटि के कारण दोबारा स्थगित। 29 अगस्त और 3 सितंबर 2022 को नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का प्रक्षेपण 2 बार इंजन में तकनीकी गड़बड़ी, इंजन का रिसाव के कारण रद्द कर दिया गया। सितंबर के अंत तक तीसरी बार नासा इस मिशन को लॉन्च करने के प्रयास में जुटा है। नासा का आर्टेमिस मिशन 3 चरणों का है। पहले चरण में आर्टेमिस 1 का रॉकेट, जो एक हैवी लिफ्ट है और इसमें अब तक के रॉकेट्स के मुकाबले सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हैं। यह चंद्रमा के ऑर्बिट कक्षा तक जाएगा और कुछ छोटे सैटेलाइट छोड़ेगा और फिर खुद ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत 2024 के आसपास आर्टेमिस 2 के लॉन्च करने की योजना है। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन वे चंद्रमा पर कदम नहीं रखेंगे। वे सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे। हालांकि इस मिशन की अवधि ज्यादा होगी। तीसरे चरण में मिशन आर्टेमिस 3 को रवाना किया जाएगा। इसमें जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे। यह मिशन 2025 या 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेंगी। ये चांद के साउथ पोल में मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे। चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को उतारने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 13 संभावित लैंडिंग साइटों को पहचान की है। यहाँ पर नासा अपने वैज्ञानिकों को उतारने की योजना बना रहा है। इन क्षेत्रों का चयन वैज्ञानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। नासा ने जिन लैंडिंग क्षेत्र के नामों की घोषणा करी है उनके नाम हैं, अब ये सब उनके नाम है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है SLS मेगा रॉकेट महत्वपूर्ण बिंदु। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसके दोनों तरफ 54 मीटर लंबे 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं। इसमें 4 इंजन हैं। ये 61.2 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगा।
इसमें 24.4 लाख लीटर लिक्विड हाइड्रोजन और 89,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन भरी है। SLS रॉकेट को बनाने में 1.35 करोड़ लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसकी ऊंचाई 322 फीट है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर भेजने के लिए 40 लाख किलोग्राम का जोर लगाएगा। नेक्स्ट है, मिशन का नाम आर्टेमिस ही क्यों? नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम अपोलो था। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन है, जहां अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है और आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक मानचित्र। हाल ही में चीन के द्वारा चंद्रमा का एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है। यह चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा या मानचित्र है। भूवैज्ञानिक मानचित्र के कारण चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण और लैंडिंग साइट चयन में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना है। चीनी वैज्ञानिकों ने चांग ई प्रोजेक्ट नामक चीनी चंद्र अन्वेषण परियोजना के आंकड़ों के आधार पर उच्च रेजोल्यूशन स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया है। चीन द्वारा चांग ई 5 मिशन को 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। चांग ई 5 मिशन का नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है, नासा का मॉक्सी उपकरण मंगल पर ऑक्सीजन बनाने में सफल। नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाले छोटे से उपकरण ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में सफलता प्राप्त की है। मॉक्सी का नाम का उपकरण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। यह 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बना सकता है। इस परीक्षण में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार मंगल पर मनुष्यों से पहले मॉक्सी के बड़े संस्करण को भेजना होगा जो सैकड़ों पेड़ों की क्षमता के बराबर ऑक्सीजन बना सके। मॉक्सी नासा के परसिवरेंस रोवर मिशन के अंतर्गत मंगल पर भेजा गया एक उपकरण है। साल 2021 के अंत तक मॉक्सी दिन रात में विभिन्न तरह की 7 परिस्थितियों में ऑक्सीजन उत्पादन में सक्षम था। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि पूरी क्षमता के साथ यह सिस्टम मनुष्यों के मंगल पर पहुंचने के बाद उन्हें जीवित रखने के लिए जरूरी ऑक्सीजन बना सकता है। इसके अतिरिक्त बची हुई ऑक्सीजन मनुष्यों को पृथ्वी पर वापस आने वाले रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकती है। मंगल पर मौजूद इस उपकरण का वर्जन इसलिए छोटा रखा गया ताकि यह परसिवरेंस रोवर में फिट हो सके। नेक्स्ट है, चीन ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक खनिज की खोज करी। चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसने यह सफलता प्राप्त करी है। चीन परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डोंग बाओतोंग ने 9 सितंबर 2022 को बताया कि इस खनिज का नाम है चेंज साइट वाई। चांद पर ज्वालामुखी के जरिए बने पत्थरों बेसाल्ट के कणों में पाए जाने वाले क्रिस्टल में चेंज साइट वाई पाया गया है। ये फास्फेट खनिज है। गौरतलब है कि इंसानों द्वारा चंद्रमा पर खोजा गया यह छठा खनिज है। रूस द्वारा ईरान के ख़याम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। रूस ने दक्षिण कजाकिस्तान स्थित बोइकोनूर से एक ईरानी उपग्रह को 9 अगस्त 2022 को लॉन्च किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ख़याम उपग्रह को कजाकिस्तान के कोस्टोड्रोम से एक रूसी सोयुज रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रक्षेपण के कुछ समय बाद ही उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया, जिसके बाद ईरान की अंतरिक्ष एजेंसी को उपग्रह से भेजा गया पहला टेलीमेट्री डेटा प्राप्त हुआ। ईरान के ख़याम संवेदन उपग्रह का नाम 11वीं शताब्दी के फारसी कवि और दार्शनिक उमर खयाम के नाम पर रखा गया है। ईरान ने कहा है कि उपग्रह कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार करने, जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करने, वनों की कटाई का सामना करने और सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करने में मदद करेगा। PSLV C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण। संचार उपग्रह GSAT-24 के यूरोपीय स्पेस कंपनी एरियन स्पेस के रॉकेट के प्रक्षेपण के 1 सप्ताह के भीतर इसरो के
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब PSLV C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की एक निचली कक्षा में सफलतापूर्वक 30 जून 2022 को स्थापित किया गया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के इस दूसरे समर्पित वाणिज्य मिशन के तहत अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाले सिंगापुर के इन 3 उपग्रहों में 365 किलोग्राम वजन का DSEO 155 किलोग्राम का उपग्रह न्यूसार और 2.8 किलोग्राम वजन का स्क्यूब-1, ठीक है, ये एक नियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा एक छोटा सा उपग्रह बनाया गया। क्या नाम था? स्कूब-1। इनमें मुख्य उपग्रह DSEO हर मौसम में दिन रात पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है। इन तीनों उपग्रहों का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया तथा इन्हें पृथ्वी से 570 किलोमीटर की ऊंचाई वाले लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। एक सप्ताह के भीतर ही केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्य इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए कराया गया यह दूसरा वाणिज्यिक मिशन था। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण 23 जून 2022 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस द्वारा भारत और मलेशिया के 2 संचार उपग्रहों को उनकी बहुस्थिर कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से भारत और मलेशिया के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया जिनका वजन 1863 किलोग्राम है। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 के साथ मलेशियाई ऑपरेटर MEA को भी प्रक्षेपित किया था। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टेलीविजन सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए भारतीय उपग्रह GSAT-24 का निर्माण किया है। GSAT-24 अखिल भारतीय कवरेज वाला 24 KU बैंड संचार उपग्रह 24 KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वजन 4000 किलोग्राम से अधिक है। इस संचार उपग्रह को 15 साल के लिए बहुस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है HAL ने इसरो को सौंपा गगनयान के पहले परीक्षण के क्रू मॉड्यूल्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव युक्त मिशन के लिए अपने द्वारा निर्मित 2 अंतरिक्ष उपकरणों क्रू मॉड्यूल फेयरिंग और हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफॉर्मर स्ट्रक्चर STS को 18 अगस्त 2022 में सौंप दिया। इस हार्डवेयर का प्रयोग इसरो द्वारा गगन मिशन में किया जाएगा। यह हैंडओवर इसरो द्वारा लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के लिए कुछ दिनों बाद आता है जो क्रू एस्केप सिस्टम को शक्ति प्रदान करेगा। यह किसी घटना की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान क्रू मॉड्यूल को हटा देगा। लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का श्रीहरिकोटा से परीक्षण किया गया जो 4 रिवर्स फ्लो नोजल से युक्त है। इस अवसर पर इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने मैंगलोर में एक व्हीकल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया जिसका प्रयोग मिशन के प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज की लॉन्च पैड पर लाने से पहले एक साथ लाने के लिए किया जाएगा। HAL अपने बड़े लॉन्चर PSLV और GSLV के विकास में इसरो के साथ काम कर रहा है। 2021 में एरोस्पेस यूनिट ने भविष्य के मिशनों के लिए MK-3 लॉन्च वाहन में उपयोग किए जाने के लिए तैयार किया गए अब तक के सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक SC-120 LOX को वितरित किया है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया द्वारा स्वदेशी रॉकेट पेलोड का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण। दक्षिण कोरिया ने पहली बार स्वदेश निर्मित रॉकेट के जरिए एक पेलोड को अंतरिक्ष की वांछित कक्षा में स्थापित करने में सफलता 21 जून 2022 को प्राप्त करी है। 1990 के दशक में दक्षिण कोरिया ने अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया था किंतु वह सभी प्रक्षेपण विदेशी प्रौद्योगिकियों से निर्मित रॉकेटों के जरिए किए गए थे। स्वदेशी रॉकेट के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण का यह पहला प्रयास दक्षिण कोरिया ने अक्टूबर 2021 में किया था जो कि विफल रहा। 21 जून के प्रक्षेपण की सफलता के पश्चात दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता वाले विश्व के गिने चुने देशों की श्रेणी में आ गया है। स्वदेशी रॉकेट के जरिए पेलोड के सफल प्रक्षेपण से दक्षिण कोरिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणालियों के साथ साथ बड़ी मिसाइलों के निर्माण के लिए भी क्षमता अब उनके पास है। नेक्स्ट है OneWeb ने
उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के साथ समझौता किया। भारतीय समूह की कंपनी वन वेब और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक उपग्रह प्रक्षेपण सौदे पर 21 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से वर्ष 2022 में उस उपग्रह को लॉन्च करने की संभावना है। इन प्रक्षेपणों से पृथ्वी की निचली कक्षा LEO के उपग्रहों की संचार से संबंधित कंपनी वनवेव की कक्षा में कुल 428 उपग्रह जुड़ेंगे। यह प्रक्षेपण अनुबंध मार्च 2022 में वनवेव और स्पेसएक्स के बीच घोषित एक अलग समझौते का पालन करता है ताकि फर्म को उपग्रह प्रक्षेपण फिर से शुरू करने की अनुमति मिल सके। चूंकि वनवेव की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवाओं की मांग विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों में बढ़ती जा रही है, अतः फर्म ने पहले ही अपने नेटवर्क के साथ 50वें समानांतर और उसके ऊपर के नेटवर्क के साथ सेवा एक्टिव कर दी है। इसके एक वैश्विक नेटवर्क का निर्माण किया जा सकता है जिसे भारत सहित दुनिया भर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च गति, कम विलंबता वाले उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। वन वेव कुल 648 लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रहों का वैश्विक नेटवर्क लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत अप्रैल 2022 में उस समय हुई जब 4 यात्रियों ने पूर्णतः निजी अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 15 दिन तक प्रवास किया। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित एयरोस्पेस फर्म एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम मिशन 1 AX1 के तहत ड्रैगन क्रू में सवार 4 यात्रियों ने SpaceX के फॉल्कन रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में ISS के लिए उड़ान 8 अप्रैल 2022 को भरी थी। एक्सियोम मिशन का यह पहला अंतरिक्ष मिशन होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी यह पूर्णतः पहली निजी उड़ान थी। उड़ान में शामिल यात्रियों में अमेरिका के प्रौद्योगिकी उद्यमी लैरी कानोर, कनाडा के कारोबारी मार्क पैथी व इजराइल के एटन स्टीवेवे शामिल थे। इन तीनों ने इस यात्रा के लिए भुगतान किया था। उड़ान में चौथे यात्री नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री व एक्सियोम के उपाध्यक्ष माइकल लोपेज एलेक्स-फ्रिया थे। एक्सियोम का यह ड्रैगन क्रू कैप्सूल एंडेवर अमेरिकी समयानुसार 9 अप्रैल को प्रातः ISS पहुंचा जाने से पहले पहुंचा जहां पहले से रह रहे 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका स्वागत किया। ISS पर 10 दिन के प्रवास के पश्चात इन निजी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी 20 अप्रैल को फ्लोरिडा के तट पर होनी थी, किंतु खराब मौसम के कारण इनके ड्रैगन क्रू की ISS से अनडॉकिंग विलंबित हुई, जिसे 25 अप्रैल 2022 को फ्लोरिडा में इनकी वापसी हो सकी। उल्लेखनीय है कि निजी तौर पर कुछ अंतरिक्ष पर्यटकों ने पहले भी अंतरिक्ष यात्रा की है, किंतु उनकी यह यात्रा किसी स्पेस एजेंसी ने नहीं कराई थी। इस बार एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम 1 मिशन के तहत यह पूरी तरह से निजी तौर पर संपन्न की गई अंतरिक्ष यात्रा थी। अब बात करते हैं रक्षा प्रतिरक्षा की। कैबिनेट ने LCA तेजस मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CSS ने LCA तेजस मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित करने की परियोजना को 2 सितंबर 2022 को मंजूरी दे दी। इसे 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में पूरा किया जाएगा। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 स्वदेशी विमान का अधिक सक्षम और शक्तिशाली संस्करण है। तेजस मार्क 1 एक एकल इंजन और अत्यधिक गति वाला मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित किया गया है। तेजस मार्क 2 में 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का शक्तिशाली GE414 इंजन लगाया गया है, जो तेजस मार्क 1 के GE404 इंजन से अधिक क्षमता रखता है। तेजस मार्क 1 की तुलना में तेजस मार्क 2 का वजन थोड़ा अधिक होगा। तेजस मार्क 1 जहां
13.5 टन का था, वहीं मार्क 2 17.5 टन का है। तेजस 2.0 जेट का पहला हाई स्पीड परीक्षण 2023 में शुरू होगा और उत्पादन 2025 के आसपास शुरू होने की संभावना है। तेजस हवाई युद्ध और आक्रमण हवाई ऑपरेशन के लिए एक शक्तिशाली जेट है, जिसमें टोही और एंटीशिप ऑपरेशन इसको ताकत प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है युद्धपोत तारागिरी का जलावरण। भारतीय नौसेना ने परियोजना 17A के तहत बने तीसरे स्टील युद्धपोत तारागिरी का 11 सितंबर 2022 को मुंबई में जलावतरण किया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने एक बयान में कहा है कि यह युद्धपोत एक एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग कर सकता है, यानी जहाज के हिस्से का निर्माण अलग अलग स्थानों पर हुआ है, फिर एक जगह लाकर जोड़ दिया गया है। युद्धपोत का नाम नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन पश्चिमी क्षेत्र की अध्यक्ष चारू सिंह, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, FOC INC पश्चिमी नौसेना कमान की पत्नी ने रखा है। तारागिरी का निर्माण 10 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था और इसकी आपूर्ति अगस्त 2025 तक होने की संभावना है। 25,700 करोड़ रुपए कुल मूल्य वाले इस युद्धपोत का वजन 3,510 टन, लंबाई और चौड़ाई 17.8 मीटर है और इसमें 2 गैस टरबाइन लगे हैं। पोत में अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, उन्नत कार्रवाई सूचना प्रणाली, एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली, विश्व स्तरीय मॉड्यूलर रहने की जगह, बिजली वितरण प्रणाली और कई अन्य उन्नत सुविधाएं होंगी। इसे सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया गया है। इस जंगी जहाज की वायु रक्षा क्षमता वर्टिकल लॉन्च और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के आसपास घूमेगी। इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा डिजाइन किया गया है। MDL ने इसके विस्तृत डिजाइन और निर्माण का कार्य किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला पायलट रहित ड्रोन वरुण। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करने के दौरान भारतीय नौसेना के लिए देश निर्मित पायलट रहित ड्रोन का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है वरुण ड्रोन। पूरी तरह से परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना ने इसे युद्ध पोतों पर प्रयोग करेगी। इसके बाद यह इंसानों को ले जाने के लिए प्रयोग होगा। वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के निर्माताओं के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता है। वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन में 130 किलोमीटर तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। इसमें लैंडिंग और टेक ऑफ तकनीकी को DSR के साथ मिलाकर विकसित किया गया है। आने वाले दिनों ऐसे 30 ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलेंगे। नेक्स्ट है DRDO और नेवी के द्वारा VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने 25 अगस्त 2022 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल प्रक्षेपण क्षमता के प्रदर्शन के लिए एक उच्च गति वाले मानव रहित लक्ष्य के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज से उड़ान परीक्षण किया गया। स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से युक्त मिसाइल उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रही। परीक्षण लॉन्च के दौरान उड़ान पथ और वाहन प्रदर्शन मापदंडों की निगरानी उड़ान डेटा का उपयोग करके की गई थी, जिसे राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम EOTS जैसे विभिन्न रेंज उपकरण द्वारा कैप्चर किया गया था। मिसाइल का यह परीक्षण समुद्री स्कीमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने हेतु भारतीय नौसेना को सशक्त करेगी। यह मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद
नजदीक से उड़ान भर सकती है, जिससे यह राडार के पकड़ से दूर रहती है। मिसाइल को 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। VLSRSAM का इससे पूर्व एक परीक्षण 24 जून 2022 को भी किया गया था। नेक्स्ट है AGM-88 हार्म मिसाइल। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यूक्रेन को AGM-88 हार्म, ठीक है, AGM-88 HARM हार्म नामक मिसाइलों की आपूर्ति की है, जिन्हें यूक्रेनी वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। AGM-88 हार्म हवा से सतह पर मार करने वाली एक उच्च गति की विकिरण रोधी मिसाइल, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल हार्म है। यह एक सामरिक हथियार है जिसमें शत्रु राडार स्टेशनों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का पता लगाने और उसमें प्रवेश करने की क्षमता है। मध्य रेंज की अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण। डीआरडीओ ने सेना की सामरिक बल कमान स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के निरीक्षण में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का एक सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 6 जून 2022 को किया। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मध्यम रेंज की यह मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है तथा यह सतह से सतह पर सरफेस टू सरफेस प्रहार करती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा देश में ही विकसित इस मिसाइल के अनेक परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं। इसका पहला परीक्षण 15 नवंबर 2011 को किया गया था, जबकि पिछला 7वां परीक्षण 23 दिसंबर 2018 को अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया गया था। इस मिसाइल को अभी भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण 15 जून 2022 को किया। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल के पहले भी अनेक परीक्षण किए जा चुके हैं, किंतु यह सभी परीक्षण प्रातः, दोपहर एवं सायंकाल में ही किए गए थे तथा रात्रि के समय किया गया यह पहला ही परीक्षण था। डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किए गए इस परीक्षण के तहत मिसाइल ने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा तथा अपने सभी मानकों को इसने पूरा किया। परमाणु क्षमता संपन्न यह मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार कर सकती है। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एक और बड़ी उपलब्धि उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, जिसे अभ्यास का नाम दिया गया है, का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से जून 29 जून 2022 को किया था। अभ्यास एक छोटा विमान है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का टारगेट बनता है। इसके कुछ परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं। 29 जून की परीक्षण उड़ान के दौरान कम ऊंचाई पर इस विमान की स्थिरता और फुर्ती का प्रदर्शन देखा गया। परीक्षण के दौरान इस विमान को एक पहले से तय किए गए कम ऊंचाई वाले उड़ान पथ पर जमीन आधारित नियंत्रण से उड़ाया गया। अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है। उच्च सबसोनिक गति पर इसकी लंबी उड़ान को बनाए रखने के लिए इसे एक छोटे गैस टरबाइन इंजन के द्वारा संचालित किया जाता है। मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रक कंप्यूटर भी इसमें लगे हैं। कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च। 2 मई 2022 को भारतीय तट रक्षक बल ICG ने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ क्षेत्र में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के सम्मान में कमला देवी नामक फास्ट पेट्रोल वेसल FPV यार्ड 2118 का शुभारंभ किया। पोत 5 FPV की श्रृंखला में 5वें स्थान पर है। FP5 होना चाहिए। FP5 को स्वदेशी रूप से भारतीय तट रक्षक बल के लिए टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड TWL के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह पोत लगभग 308 टन के विस्थापन के साथ
48.9 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है। साथ ही 1500 समुद्री मील से अधिक की सहन शक्ति के साथ 34 समुद्री मील की अधिकतम गति के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज उन्नत नियंत्रण प्रणाली, वाटर जेट इकाइयों और सभी संचार और नेविगेशन प्रणालियों को एकीकृत करते हुए एक एकीकृत ब्रिज सिस्टम के साथ 3 मुख्य इंजनों से लैस है। एफपीवी का प्रयोग तस्करी विरोधी, अवैध शिकार विरोधी और समुद्र में बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। कमला देवी पोत ऐसे 5 FP5 की श्रृंखला में चौथा जहाज होने वाला था, लेकिन 5वें जहाज के सेशल्स गणराज्य को चौथे जहाज के रूप में 2021 में SCG-PS जोरोस्टर के रूप में निर्यात किया गया था। कमला देवी 20वीं सदी की समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को मैंगलोर, मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान में कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल के पोत रोधी संस्करण का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोत रोधी संस्करण का संयुक्त रूप से 27 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अंडमान निकोबार कमान की ओर से किए गए ट्वीट में ये जानकारी दी गई। ट्वीट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे पहले भारतीय वायुसेना IAF ने 19 अप्रैल को पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई 30A फाइटर जेट MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। मिसाइल ने लक्ष्य के तहत भारतीय नौसेना के सेवामुक्त हो चुके जहाज पर सीधा प्रहार किया। भारतीय नौसेना के साथ निकट समन्वय में यह परीक्षण हुआ। अंडमान और निकोबार कमांड भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा कमांड है। नेक्स्ट है ICGS सक्षम को मिला कमीशन। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 16 मार्च 2022 को गोवा में 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV श्रेणी की श्रृंखला में 5वें भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सक्षम को कमीशन प्रदान किया। इस 105 मीटर OPV को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया तथा इसमें उन्नत तकनीकी, नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर मशीनरी शामिल है। जहाज को एक जुड़वां इंजन, हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बोर्डिंग संचालन, खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्ती के 2 इनफ्लैटेबल नौकाएं शामिल हैं। 5 ICGS में से पहले 4 जो पहले ही वर्ष 2020 में शुरू किए जा चुके हैं। ICGS सचेत पहला था, ICGS सुजीत दूसरा, ICGS सार्थक तीसरा और ICGS सजग ये चौथा था। ठीक, 5वां ICGS सक्षम आ गया। भारतीय तट रक्षक बल में शामिल होने के बाद ICGS सक्षम कोची में स्थित होगा। ठीक है, और इसमें देखिए बुक्स भी थोड़ी दे रखी, नवीनतम पुस्तकें अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन की इलैया राजा ने लिखी है। सोलोजी सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स ये अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉराइजन्स ये राजीव भाटिया ने लिखी है। द $10 बोलना चाहिए $10 ट्रिलियन ड्रीम ये सुभाष गर्ग की है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ये थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। फिर है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड वान की मून ने लिखी है। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के चयनित लेखों का संकलन है। द गर्ल इन रूम 105 ये चेतन भगत ने लिखी है। चेतन भगत की हर नॉवेल में आपको एक नंबर जरूर मिलेगा। ये मेरा पता नहीं क्या है, मैंने ऐसी गेस किया है, आप भी देखना। इसकी हर नॉवेल में एक नंबर जरूर होता है, पता नहीं क्या है। 2 स्टेट्स पता नहीं क्या क्या है, जितने भी हैं इसके सब ऐसे ही हैं, ज्यादातर एक नंबर जरूर होता है। अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड ये किसने लिखती है? दीप्ति नवल ने लिखी है। लीडरशिप 6 स्टडीज 1 वर्ड स्ट्रेटजी ये हेनरी किसिंगर ने लिखी है।
नो स्पिन स्वर्गीय शेन बॉन्ड और मार्क निकोलस ने लिखी है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड ये फैसल फारूकी ने लिखी है। फ्री फॉल माई एक्सपीरियंस विद लिविंग एक क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई ने लिखी है। इंडिया इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री ये लिखा है कुलापर बालाकृष्ण ने। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आरबीआई के आर्थिक नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक डॉक्टर आशुतोष दारा विकार ने लिखी है। अ प्लेस कॉल्ड होम ये प्रीति सिन्हा ने लिखी है। स्टेट ऑफ टेरर हिलेरी रोधम क्लिंटन व लुइस पैनी ने लिखी है। नेक्स्ट है संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड ये रीता रामामूर्ति गुप्ता व उदय जारीवाला ने लिखी है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर ये आत्मकथा है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की। रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार पीसी बालासुब्रमण्यम ने लिखी है। बिल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ अ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी ये पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजर्ड मारिन ने लिखी है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई ये पूर्व नियंत्रक और महालेखा सीएजी विनोद रॉय ने लिखी है। चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सीपिंग ये फ्रांसीसी पत्रकार रोजर फिलीगेट और नताशा लेहर ने लिखी है। ममता बियॉन्ड 2021 ये जयंत घोषाल ने लिखी है। रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी गुंडप्पा रंगनाथा विश्वनाथ और आर कौशिक ने लिखी है। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भाई या abused to a badge of honor शांतनु गुप्ता। ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल अमिताभ कुमार। सोली सुराब जी लाइफ एंड टाइम से अभिनव चंद्रचूड़ ये फिर से रिपीट हो रहा है इनका। फिर है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स ये रशीद किदवई ने लिखी है। द पीपुल्स लीडर विवेकानंद झा ने लिखी है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह ने लिखी है। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप एएसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नवीनतम पुरस्कार देखेंगे, वो होगा वीडियो नंबर हमारा 7वां। ठीक है, वीडियो नंबर 6 खत्म होता है यहाँ पर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह के जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।